हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका परिवार हिमांशु पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, और इसका हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। इस सभ्यता में पहली बार कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? कांसा धातु का प्रयोग किया गया था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, जो तांबे और टीन का मिश्रण था। कांसा किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का मिश्रण होता है। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्र को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। 1400 में 925 केंद्र कहाँ पर है? भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? हर्मिका। क्या कहा जाता है? हर्मिका, ऑप्शन बी। स्तूप में अंड के ऊपर छज्जे जैसी संरचना को हर्मिका कहा जाता है। स्तूप के केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट का बना ढांचा होता है, जिसमें उस स्तूप के प्रमुख भगवान के अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप के शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत है। ठीक, अंड स्तूप का अर्धगोलाकार भाग होता है। अंड क्या होता है? स्तूप का अर्धगोलाकार भाग होता है। यष्टि क्या होता है? छत को सहारा देने के लिए बनाई जाती है। यष्टि क्या है? छत को सहारा देने के लिए बनाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? यष्टि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाबर और राणा सागा के बीच। बाबर और राणा सागा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सागा के बीच। खानवा का युद्ध मुगल शासक बाबर और राजपूत राजा राणा सागा के बीच सन 1527 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बांटो और छोड़ो। क्या? ऑप्शन सी, बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पेश किया गया तथा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था पाकिस्तान दिवस? 23 मार्च 1943 को। अगला क्वेश्चन,
1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? क्या आ जाएगा इसका आंसर? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस का 46वां अधिवेशन वर्ष 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। सत्ता एवं प्रशासकीय शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार वितरित कर दिया जाता है जिससे कि ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निवास शासन नियंत्रित करते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? क्या आ जाएगा इसका आंसर? एम फातिमा बीबी। क्या था? कौन था? एम फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। यह 1989 ईस्वी में इस पद पर नियुक्त हुई थी। कब इसको नियुक्त किया गया था? 1989 में। अगला क्वेश्चन, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 11वां मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा? 11वां मौलिक कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया। ध्यातव्य है कि वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को संविधान में जोड़ा गया था जिसे भारतीय संविधान में पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से एक नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गढ़वाली। क्या हो जाएगा? गढ़वाली। ये सब क्या है? सब अनुसूची 8 में है लेकिन गढ़वाली नहीं है। गढ़वाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत उल्लिखित 22 भाषाओं में शामिल नहीं है जबकि बोडो, डोगरी तथा नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? 6। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। विधान परिषद
राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद जो होता है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत संकल्प से पारित कर दे। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों अथा आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का अस्तित्व है। कौन कौन 6 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये सब में क्या है? विधान परिषदों का अस्तित्व है। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। विधान परिषद क्या है? एक अस्थाई सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? क्या आ जाएगा? सिक्किम। क्या आ जाएगा? सिक्किम। सिक्किम भारत के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह उत्तर व उत्तर पूर्व में चीन से, दक्षिण पूर्व में भूटान से तथा पश्चिम में नेपाल देशों से घिरा हुआ है, जिसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अगला क्वेश्चन, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? क्या आ जाएगा? पाक जल डमरू मध्य में। पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। राम सेतु भारत के रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के मन्नार द्वीप के मध्य स्थित है। यह सेतु 48 किलोमीटर लंबा है तथा मन्नार की खाड़ी को पाक जल डमरू मध्य से अलग करता है, जबकि कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से क्या करता है? जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अनायमुरी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अनायमुरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा? केरल में। किस राज्य में स्थित है? केरल में। अनायमुरी पर्वत भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में अवस्थित है। अनायमुरी का शाब्दिक अर्थ हाथी का सिर होता है। अनायमुरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाथी का सिर होता है। अनायमुरी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 1842 फीट और मीटर में 2695 मीटर है। इसके दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। किसको? अनायमुरी को। अगला क्वेश्चन, भारत का पूर्वी तट एक देश है। भारत का पूर्वी तट एक देश है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निम्न अवसादी तट है। भारत पूर्वी तट का क्या है? एक निम्न अवसादी तट है। भारत के पूर्वी तट का विस्तार उत्तर में सुवर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है जहाँ निक्षेपों की अधिकता है।
क्योंकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी जैसे बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां सागर में मिलने से पूर्ण यहाँ अवसादों का निक्षेपण करती है और डेल्टा का निर्माण करती है। अवसादों के निक्षेपण और निम्न ढाल के कारण ही पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? गोदावरी। क्या आ जाएगा? गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट की त्रियंबक पहाड़ी से हुई थी। गोदावरी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट की त्रियंबक पहाड़ी से हुई थी। यह पहाड़ी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी है। इसकी लंबाई लगभग कितना? 1465 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? गैर कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्रों को वित्तीय सहायता का प्रावधान। क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य? गैर कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्रों को वित्तीय सहायता का प्रावधान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को गैर कृषि लघु या सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार की ऋणों की व्यवस्था की गई है। क्या कौन कौन सा? शिशु का 50,000 रुपये तक, किशोर का 50,000 से 5 लाख रुपये तक, तरुण का 5 लाख से 10 लाख रुपये तक। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार की गई थी? क्या आ जाएगा इसका आंसर? पीसी महालनोबिस मॉडल। क्या आ जाएगा? पीसी महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि कृषि के विकास पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन है, भीम का पूर्ण रूप क्या है? यानी भीम का फुल फॉर्म क्या है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन डी। भीम का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी है। यह भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा शुरू किया गया है तथा इसका शुभारंभ 30 दिसंबर 2016 को किया गया था। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? कारगम। क्या आ जाएगा? कारगम। ऑप्शन ए। इधर क्या है? लोक नृत्य और इधर संबंधित राज्य। कारगम कहाँ का है? तमिलनाडु का। यक्षगान कर्नाटक का। कुडियाट्टम कथकली केरल का। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI की नृत्य समिति द्वारा मनाया गया था, जो कि यूनेस्को की प्रदर्शन कलाओं का मुख्य भागीदार है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपये की नगद राशि दी जाती है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? 7.5 लाख यानी 7.5 लाख। प्रश्नकाल के दौरान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को 7.5 लाख रुपये नगद राशि दी जाती है। विभिन्न राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि है। इधर पुरस्कार है, इधर धनराशि। कौन से पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपया। वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख रुपया, ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपया, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन है, भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? आनंद भवन। आनंद भवन जो है वो यूनेस्को में क्या है? शामिल नहीं है। आनंद भवन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्या डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्या आ जाएगा आंसर? फुटबॉल से। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। इस टूर्नामेंट का नाम इसके संस्थापक मोर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया है, जो 1884 से 1894 तक भारत के विदेश सचिव थे। एशिया के सबसे पुराने इस टूर्नामेंट को अगले 5 साल तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या आ जाएगा इसका आंसर? बेंगलुरु में। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। ऑप्शन बी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र बनाने वाली सार्वजनिक कंपनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण व प्रणालियों का विकास तथा उत्पादन देश में करने के उद्देश्य से पहला कारखाना बेंगलुरु में लगाया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1936 में। ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा? 1936 में। ऑप्शन सी। ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR की स्थापना 1936 में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके इसे वर्ष 1956 में आकाशवाणी कर दिया गया। कब नाम चेंज किया ऑल इंडिया रेडियो का? 1956 में। और नाम चेंज करके क्या रख दिया? आकाशवाणी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।